जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और अपनी तैयारी में बड़े ही शानदार, बेहतरीन, बेहतर अंदाज में आप सभी जुटे हुए हैं। आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और सिलेक्शन का मतलब ही ये होता है कि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। तैयारी करने के लिए तो सभी कलम उठाते हैं, बच्चे फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन एक साधारण तैयारी से, एक बेसिक तैयारी से कभी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं निकलता। जो भी भाई बहन एक अच्छी तैयारी में आज होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। शायद जो अच्छी तैयारी में नहीं होंगे वो मेरी बात को अभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके लिए ही है ये बात। तो जो इस स्टेज से निकल चुके होंगे, एक बेसिक सी तैयारी का मतलब जब आप बस सिंपल सा केवल क्लासेस लेते रहते हैं तो ऐसे कभी एग्ज़ाम नहीं निकलते। आपको नहीं पता होता है एग्ज़ाम में कैसे सवाल आएंगे, आपको कभी चीज़ें याद नहीं रहती। आपको ऐसा लगता है कि कितना भी पढ़ लो लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती। ऐसा तब होता है हम जब केवल क्लास लेते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा काम करते ही नहीं हैं। चाहे दूसरे काम में क्या आता है भाई, केवल क्लास लेने से बात नहीं बनेगी, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, अपनी गलतियों को पहचानना है और उन पे वर्कआउट करना है। तो जो बच्चा शुरुआत में तैयारी करता है, शायद कोई उसे ना बताए तो वो पढ़ाई क्या समझता है कि भाई बस फ़ोन सामने रख लिया और अपना पढ़ाई करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे स्टेप ही उसको मिलकर कंप्लीट बनाते हैं। ये बात वो समझ रहे होंगे जो उस स्टेज से निकल चुके होंगे। तो जो अभी नहीं निकले हैं, या तो आप गलतियां करो अभी और साल 6 महीने, या मेरी बात पे भरोसा कर लो और अपने साल 6 महीने बचा लो। ये सारे काम बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें करो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। लिखते हैं कल की क्लास से एक सवाल और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कल हमने फ्रिक्शन को कंप्लीट किया, घर्षण को कंप्लीट किया, और मैं आपसे पूछूंगा एक बहुत प्यारा सवाल कि स्व समायोजित घर्षण बल कौन सा होता है? स्व समायोजित घर्षण बल यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है? बोलो, स्व समायोजित घर्षण बल कौन सा होता है? सभी दोस्त एक बार बताएंगे। देखो आज है तो सही सर, लाइट बहुत है वीडियो में। ओके, साउंड लेसन से अच्छा स्कोर रहा मेरे मॉक टेस्ट में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात से लगता है कि मुझे ही कह रहे हैं ऐसा। पता है मैं क्यों? बिल्कुल आपको कभी कभी लगता होगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा लगता होगा जैसे बिल्कुल सटीक बात कही है कि यार ये तो मेरी स्थिति चल रही है, और आप में से सबकी नहीं है। मेरी हर एक बात में, हर एक बात के दायरे में कुछ कुछ आप में से आ जाते होंगे लोग, क्योंकि आप में से जो भी जिस जर्नी में हैं, ऐसी हर एक सरकारी नौकरी लेने वाले व्यक्ति की जर्नी रही होती है। भाई मैंने भी सरकारी नौकरी ली है, तो मैंने हर वो पड़ाव पार किया है जिसमें अभी तुम हो। और सच बताऊं कि शायद मुझे कोई ऐसा बताने वाला मिल जाता तो मैं अपने अवश्य ही साल 6 महीने जरूर तैयारी के बचा लेता, क्योंकि मैंने खुद से सीखा, खुद से टक्करें खाई। मैंने कभी कोई कोर्स नहीं ले पाया। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी हमेशा मैंने खुद से की, सेल्फ स्टडी से। तो सेल्फ स्टडी से बड़ा मुश्किल होता है। वेरी गुड। तो सभी कह रहे हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो है ये होता है, स्व समायोजित बल जो है ये होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण स्व समायोजित बल होता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण स्व समायोजित बल होता है। चलो सॉरी, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो देखो, ये गलती से पार्ट 2 डल गया है। हम जो बात करेंगे आज, 2 टॉपिक की बात करेंगे। एक तो है हमारी लिफ्ट की प्रॉब्लम, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे लिफ्ट, और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वेक्टर यानी कि सदिश। तो ये 2 टॉपिक आज हमें कवर करने रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे लिफ्ट से और फिर वेक्टर्स को पढ़ लेंगे
और फिर ये शायद दोनों टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाएंगे और कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम कल ही पता चलेगा। तो देखिए शुरू करते हैं लिफ्ट से और लिफ्ट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले हम बेसिक सवालों से बात करेंगे और फिर हम थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो देखो लिफ्ट से सबसे बेसिक सवाल होते हैं कि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है। अच्छा, लिफ्ट तो सब जानते हैं ना, लिफ्ट का मतलब होता है चलो यार, कहा तो मैंने भी हरीश भैया से यही था कि मुझे आज काला काला लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले जैसा ही है। थोड़ा सा लग रहा है ना ऐसा, देखो लाइट बहुत कम है वीडियो में, कुछ तो है। देख लो एक बार, कहीं से कोई स्विच रह गया हो तो नीचे वाले स्विच देखना एक बार। सब ठीक है? चलो भाई, मुझे और तुम्हें ऐसा शायद आभास हो रहा है, बाकी सब कुछ सही है। चलिए, हाँ थोड़ा सा पानी ले लो। चलो चलो, तो लिफ्ट में देखो क्या सवाल आता है। लिफ्ट सबने देखी होगी। लिफ्ट कहाँ लगी होती है? आपका लगा होता है मॉल में लगी होती है। आपने रेलवे स्टेशन पे देखी होंगी, उसमें बैठ जाएगा आदमी, नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सवाल आता है, लिफ्ट में बैठने पर आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप नीचे जाते हैं तो आपको अपना पेट खाली खाली सा लगता है। आपको लगता है जैसे आपके वेट में कमी आ गई है, जैसे आपके भार में कमी आ गई है, आपको ऐसा लगता है लिफ्ट में बैठने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आता है कि लिफ्ट जब नीचे जाती है तो आदमी का भार क्या फर्क पड़ता है, लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो आदमी के भार पे क्या फर्क पड़ता है। चलो, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर कोई लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही है, मेरा सवाल है अगर कोई लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो वस्तु के भार में क्या फर्क पड़ेगा बताओ? घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी बताओ। चलो हरीश भैया देख रहे हैं एक बार, बाकी आप तब तक पढ़ते भी रहो, समय वेस्ट नहीं करेंगे हम अपना। बताओ। तो महेंद्र कुमार का आंसर आ चुका है। बिल्कुल महेंद्र कुमार का आंसर आ चुका है कि आपको हल्का महसूस होता है जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रही है, तो आपको हल्का महसूस होता है। भाई मैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो 2D मोशन और आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे उनके, मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, तो कल हम इनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे। देखो एक कह रहा डर लगता है, अबे पेपर में ये थोड़ी ऑप्शन आएंगे कि डर लगता है यार। पेपर में ये पूछेगा कि आपका वेट घटता है कि बढ़ता है, तो आप कह रहे हो कि घटेगा, लेकिन इसका आंसर पता है क्या रहेगा? वेट पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां हम गलती करते हैं क्योंकि हम ना आधी अधूरी चीजों को पढ़ते हैं। सुनो एक बार, देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना कि अगर लिफ्ट एक समान वेग से यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, व्यक्ति के भार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वेट विल नॉट चेंज। व्यक्ति के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जाए चाहे लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए, व्यक्ति के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बड़ा दर्द हुआ होगा जिन्होंने पढ़ा होगा कि लिफ्ट के नीचे जाने पर व्यक्ति का भार घटता है, उन्हें बड़ा दर्द हुआ होगा। क्यों दर्द हुआ होगा? क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा था नीचे जाने पे घटता है। अरे भाई साहब, दोबारा पढ़ना। जैसे कुली वाले सवालों को गलत पढ़ते हो तुम, ऐसे इसे गलत पढ़ते हो। जो परिवर्तन होता है ना, वो होता है जब लिफ्ट त्वरित होती है, यानी कि असमान वेग से चलती है। जब लिफ्ट असमान वेग से चलती है, यानी कि अगर लिफ्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी
और अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, अगर वेग एक समान है, तो निश्चित तौर पर वहां क्या आना है, वहां त्वरण आना है, यानी कि एक्सेलरेशन आना है, वहां त्वरण आना है, यानी कि एक्सेलरेशन आना है। तो असमान वेग से जब लिफ्ट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तब तुमने जो पढ़ा है वो सही है। अगर नीचे जाएगी तो भार घटेगा, यानी कि वेट विल डिक्रीज, ठीक है। और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार बढ़ेगा, यानी कि वेट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गए सिंपल सवाल, और ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ऐसे गहराई में हम चीजों को समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार बताइए कि क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है, और नोट कर लें, और समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो। ठीक है भाई विवेक कुमार, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलो, इंक्रीज कर रहे हैं, आप तो बता रहे थे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे महाराज, वही चीज तो मैं समझा रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब, जब एक समान वेग से ऊपर नीचे जाएगी तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन असमान वेग से जब त्वरण से ऊपर नीचे जाएगी तो परिवर्तन होगा, ठीक है। दोनों में फर्क है। एक भाई कह रहे हैं कि 50 किलो का 45 किलो हो जाएगा। अरे भाई साहब, हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलता। मैंने कहां लिखा है द्रव्यमान? किलोग्राम में द्रव्यमान मापा जाता है। हर एक शब्द के साथ आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कहीं को ठुठाव लगा दो। कल को सवाल आ जाए पेपर में कि लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे जा रही है, तो बताओ द्रव्यमान पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा इसका आंसर करना। अगर सवाल आ गया कि लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही है तो द्रव्यमान पे क्या असर पड़ेगा, जरा बताओ जल्दी से। मैं उस भैया का जवाब दूंगा जो ये बोल रहे थे, एक बात उन्होंने पूछी थी, तो आपकी बात में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। बताएंगे एक बार जल्दी से। क्यों बढ़ता है वेट? ठीक है, इस बात पे भी बात देखेंगे कि वेट क्यों बढ़ता है। अब देखो, यही तुम गलतियां करने लगते हो। तुम कहने लगे हो घट रहा है घट रहा है। चलो, अमित ने बहुत बढ़िया आंसर दिया कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे भाई साहब, द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलता महाराज, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, मास कभी भी नहीं बदलेगा। तो एक भैया कह रहे थे कि जैसे हम 50 किलो के हैं तो क्या 45 किलो के हो जाएंगे। अरे महाराज, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, भार को हमेशा न्यूटन में मापा जाता है। समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो, अब देखो, ये तो चलो फिर भी सिंपल सवाल हो गया। अब मानो उसने ये सवाल दे दिया, जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो एक क्वेश्चन बनाते हैं कि कोई लिफ्ट की एक लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी कि एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। चलो, दो सवाल बना लेते हैं इसमें, एक ऊपर का बना लेते हैं, एक नीचे का, ठीक है। ऐसे सवाल बना लेते हैं। से फर्स्ट ऊपर और सेकंड है नीचे, ठीक है। नीचे जा रही है। तो ये बताओ कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि, या 10 न्यूटन लिखो, तुम किलोग्राम मत लिखो, 10 न्यूटन भार में 10 न्यूटन भार में कितना परिवर्तन होगा? 10 न्यूटन भार में
कितना परिवर्तन होगा। अब ये एक सवाल बन गया न्यूमेरिकल। ये एक लेवल ऊपर की बात है कि 10 न्यूटन के वेट में 10 न्यूटन के वेट में कितना चेंज होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो हमें पता है कि ठीक है, अगर त्वरण आया है तो त्वरण का मतलब क्या है? एक असमान वेग है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है ये डिफरेंट रही होगी, उसकी जो वेग है वो असमान रहा होगा अगर त्वरण आया है तो। अगर आपने पहली क्लास अच्छे से ली है तो इस बात को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर आप बीच में से जुड़े हैं तो मत लो बीच में से क्लास, शुरू से क्लास लो। इसीलिए मैं कहता हूं बीच में से लेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब एक बात बताइए कि एक व्यक्ति का सिंपल भार क्या होता है? आप कहोगे कि भैया भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। भाई भार बराबर द्रव्यमान गुणा g, यही तो होता है। अच्छा, यहां से इसका अगर हम द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान क्या होगा? W बट्टे जी। मान लो सवाल में तुम्हें दे दिया कि g की वैल्यू 10 ले लो, ठीक है? तो एक बात बताइए मुझे कि इस व्यक्ति का जिसका भार 10 न्यूटन है पृथ्वी पर, जिसका भार 10 न्यूटन है पृथ्वी पर, उसका द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होगा? तो आप कहोगे कि अगर भार है 10 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 है, तो इसका जो द्रव्यमान है ये आ गया 1 किलो। ठीक है, 1 किलो। अब ये देखो, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी, पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार में क्या परिवर्तन होगा? आप कहोगे भार बढ़ेगा, तो जो भार mg होता है उसकी जगह पे g प्लस a कर देना। बस, ऊपर जाने का मतलब बढ़ेगा, तो g की जगह g प्लस a कर देना। m की वैल्यू कितनी है? 1। g की वैल्यू कितनी है? 10। a क्या है? त्वरण। a है आपका एक्सेलरेशन, जितने से लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू दी है 5। तो 10 और 5 15, और 15 एकम 15, यानी कि इस व्यक्ति का भार हो जाएगा 10 न्यूटन वाले का 15 न्यूटन। ठीक है, तो भार 5 न्यूटन बढ़ गया। अब अगर नीचे आ रही है तो नीचे में आपको यह पता है कि भाई घटता है, तो घटने के लिए क्या करोगे? प्लस करोगे या माइनस? तो आप कहेंगे कि हम तो माइनस करेंगे। m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 5 है, 10 में से 5 गए 5, और 5 एकम 5, तो आंसर हो गया 5 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का भार नीचे आने पे कितना हो गया? 5 न्यूटन, और ऊपर जाने पे 15 न्यूटन हो गया। तो जरा एक बार बताइए कि कितने सभी भाई बहनों को ये बात समझ में आ गई है? थम्स अप करके एक बार सभी मुझे बताएंगे। त्वरण लगेगा तो बढ़ेगा सर, नीचे घटेगा। वेरी गुड, त्वरण में होगा ऐसा। आपने क्लास में पढ़ाया कि माध्यम बदलने पर ध्वनि की आवृत्ति बदल जाती है, जबकि बुक में ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे यार अभी फिलहाल तो याद नहीं है कि क्लास में क्या पढ़ाया मैंने। अगर मैंने ये कहा है कि माध्यम के बदलने पे ध्वनि की आवृत्ति बदल जाती है तो वो बाय मिस्टेक मुझसे गलती से हो गया होगा। माध्यम बदलने पे ना प्रकाश की आवृत्ति में कोई फर्क होता, ना ही ध्वनि की आवृत्ति में कोई फर्क होता। ठीक है, तो नोट करके लिख लो, उसको सही कर लो कि माध्यम के बदलने पर ना तो साउंड की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होगा, ना ही लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। एक बार फिर से नोट्स देख लेना। हो सकता है कि मैंने ये बताया हो कि ध्वनि की आवृत्ति पता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर यानी कि स्रोत और श्रोता आगे पीछे होते हैं तब बदलती है, माध्यम बदलने पे तो कभी नहीं बदलती। अगर वहां मैंने बता दिया है तो वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, उसके लिए सॉरी। चलो, बहुत सारे बच्चों को, लगभग 90% बच्चों को समझ में आ गया। अब जिनको नहीं समझ में आया, एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल इसी के जैसा सवाल फ्रेम कर लेते हैं। सवाल है, चलो इसी सवाल को लिख लेता हूं मैं। ठीक है, सवाल है, उन्होंने तो नोट कर ही लिया होगा, तो मैं बस इतना हटा देता हूं, सॉल्यूशन इसका दोबारा कर लेते हैं। जिन्होंने नोट कर लिया बढ़िया है, इतना हटा देते हैं। ये देखिए, सवाल है कि एक लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे जा रही है, तो 10 न्यूटन के भार में कितना परिवर्तन होगा? ठीक है, तो देखो आप ये समझो कि अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो किसी व्यक्ति का भार बढ़ेगा। तो बढ़ने का मतलब जी में तुम कुछ प्लस करोगे, और प्लस क्या करोगे?
जो सवाल में एक्सेलरेशन दिया हुआ है। उसके लिए तो मैं m निकालना पड़ेगा। तो m कितना है भाई, सतह पे हम लगाते हैं w बराबर mg, मतलब जब आदमी खाली जमीन पे खड़ा है तो m बराबर w बटे जी, और w कितना है 10, g भी सवाल में दे दिया 10, तो कितना आ गया 1 किलोग्राम। भाई मास तो सेम है ना, जब वो जमीन पे खड़ा हो या लिफ्ट में बैठा हो, जब वो जमीन पे खड़ा हो या लिफ्ट में बैठा हो, लिफ्ट ऊपर नीचे कहीं जाए मास तो एक ही रहेगा। तो मास तो तुम चाहे जमीन का रखो चाहे ऊपर जाने पे रखो। जी की वैल्यू 10 सवाल में दे रखी है, ए की वैल्यू 5, 10 और 5 15, और 15 एकम 15 न्यूटन हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर लिफ्ट नीचे जाए तो नीचे जाने पे तुम्हें पता है कि भाई भार घटता है, तो W बराबर m और g माइनस ए। m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 5 है, 10 में से 5 गए 5, और 5 एकम 5, तो आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है। तो खुद देख लो आप कि भाई 10 न्यूटन है जमीन पे, और लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो बढ़ेगा 5 न्यूटन, और अगर नीचे आ रही है तो घट के हो जाएगा, बढ़ने पे 15 न्यूटन हो जाएगा और घटने पे 5 न्यूटन हो जाएगा। गुरुजी त्वरण ना लगा हो तो, कृष्णकांत मैंने बताया तो है कि त्वरण ना लगा हो तो वो तो एक समान वेग हो जाएगा, और एक समान वेग में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल चेतन वर्मा, बिल्कुल सफिशिएंट होगा। चलो ये बात समझ में आ गई है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बार अब सभी अपनी सहमति दीजिए कि हाँ, अब तक हम केवल ये सीखते थे कि ऊपर जाने पे बढ़ेगा या घटेगा, आज थोड़ा सा उसकी गहराई में भी गए, और हमने ये भी देखा कि कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है किसी भी वस्तु का भार लिफ्ट के ऊपर या नीचे जाने पर। चलो बहुत बढ़िया, सही से समझ में आ गया। ए क्या है? ए भाई त्वरण है दुर्गेश जी, जो ये त्वरण आपको दे रखा है, और शायद मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या है, ये लिख तो रखा है मैंने त्वरण। इसको किससे दिखाएंगे आप? ए से दिखाएंगे। सही है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल में ये सब आपको मिलेगा, ये भी गिवन मिलेगा और ये भी गिवन मिलेगा, बाकी सारी चीजें तुम्हें खुद से करनी पड़ेंगी। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। सारे टॉपिक क्लियर हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो चलो, नहीं गलत होता तो एक सवाल खुद से करके दिखाओ। ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा, और मुझे बताइए कि कोई लिफ्ट जा रही है 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रही है। ठीक है, ये लिफ्ट का ही सवाल है, समझ जाना। ऊपर जा रही है और इस व्यक्ति का भार, इसका भार जो है जमीन पर, किसी चीज का भार यानी कि वेट जो है, जो कि जमीन पर है मान लो 15 न्यूटन, तो ये कितना बढ़कर कितना हो जाएगा बताओ? ये बढ़कर कितना हो जाएगा? सब इसका आंसर करिए। तो ऊपर जाने पर, अभी पहले ऊपर का करिए बस, कि ऊपर जाने पर अगर कोई लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है तो उस वस्तु का भार कितना बढ़ जाएगा जिसका भार जमीन पर 15 न्यूटन है। इस तरह से होगा। बस साउंड की फ्रीक्वेंसी डॉपलर इफेक्ट में चेंज होती है, बिल्कुल रवि कुमार, बाकी कहीं भी चेंज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, यहां भार हमेशा न्यूटन में रहेगा विकास, यहां नहीं, भार कहीं भी हमेशा हर जगह न्यूटन में होता है। बस हम लोग डेली लाइफ में भार को किलोग्राम में लेते हैं, तो वैसे तो वो गलत है, लेकिन उसका ओवरऑल कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दुकानदार भी तो जहां से खरीद के ला रहा है, हम कहते हैं कि हमें कितना भार दे दो, 1 किलो दे दो, भार को हम किलोग्राम में मापते हैं, तो हम जितना खरीद रहे हैं दुकानदार भी तो उतना ही खरीद के ला रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर जो हम लिफ्ट यूज करते हैं डेली लाइफ में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्म? देखो यूनिफॉर्म ही रखी जाती हैं पीयूष कुमार, बहुत कम नॉन यूनिफॉर्म रखी जाती हैं, बाकी यूनिफॉर्म ही रखी जाती हैं। तो 2 तरह के आंसर आ रहे हैं, 3 तरह के हो गए, 17, 18, 30। जरा देखें क्यों ऐसे आंसर आ रहे हैं। भाई आपको पता है कि ऊपर जाने पर जो वेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो एम जी की जगह जी प्लस ए करेंगे, और एम की वैल्यू कहाँ निकालोगे? जमीन पे क्या होता है, जमीन पर डब्ल्यू बराबर एम जी, तो एम की वैल्यू डब्ल्यू बटे जी,
भार कितना है 15, जी की वैल्यू ना दी हो 10 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सवाल में देगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.5। अब यहाँ लगाओ 1.5, जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 2, 10 और 2 12 है, तो 15 गुणा 12 है, कितना हो जाएगा 120, 12 पंजे 60, 180 यानी कि 18 न्यूटन। बहुत बढ़िया, तो मेजॉरिटी 18 की आ रही है, वेरी गुड। चलो अब लिफ्ट नीचे जा रही है, तो अब बताओ कितना हो जाएगा। सेकंड पार्ट में अगर लिफ्ट नीचे जाएगी, डाउन जाएगी, डाउन के लिए बताएंगे सभी, डाउन के लिए बताएंगे सभी कितना हो जाएगा। ऊपर के लिए किसी का 12 आ रहा है, किसी का 17, किसी का 19, देखो थोड़ा बहुत कहाँ गलती कर रहे हैं आप। 3 न्यूटन का इंक्रीमेंट हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ 3 न्यूटन अगर आप इंक्रीमेंट लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कितना बढ़ेगा, मैंने पूछा कितना हो जाएगा, वो तो ऑप्शन से पता लग जाएगा आपको एग्जाम में, परेशान नहीं हो। तो घटने के लिए शायद 12 आंसर आ रहा है, चलो देख लेते हैं। नीचे जाएगी तो कितना हो जाएगा, W बराबर m इंटू जी माइनस ए, एम की वैल्यू 1 है, सॉरी 1.5, और जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 2, 10 में से 2 गए 8, और 15 सत्ते 15 अट्ठे 120, तो 12 न्यूटन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 13 नहीं होगा, 12 न्यूटन होगा। कुछ लोगों का 13 भी आ रहा है, जो कि गलत है। तो लिफ्ट में इससे ज़्यादा गहराई में तो वो नहीं जाएगा। ये न्यूमेरिकल भी हो गए और बहुत अच्छा हमने कॉन्सेप्ट भी उसमें कर लिया, वेरी गुड। वो दिक्कत नहीं है यार, वो तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम मॉल में जा रहे हो तो वो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, वो कभी नहीं पूछेगा, बस आपसे इतनी सी बातें पूछेगा। ठीक है भाई रवि, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आप कह रहे हैं कोणीय संवेग नहीं हुआ यार, कौन कह रहा है कोणीय संवेग नहीं हुआ? कोणीय संवेग मैंने आपको 2D मोशन में पूरा करवा दिया। कोणीय संवेग L ही तो होता है, आपको L के सारे फॉर्मूले बता दिए, L बराबर आई ओमेगा, और उसके बाद फोर्स का बताया था, टॉर्क का बताया था कि टॉर्क बराबर dl/dt, यानी कि जो बल आघूर्ण होता है वो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर होता है। तो कोणीय संवेग से संबंधित वही सारी चीजें हैं जितनी कर ली हैं हमने। तो लिफ्ट के अलावा अब बस एक टॉपिक और इसमें रह गया है, जिसका नाम है वेक्टर यानी कि सदिश। तो हेडिंग डालेंगे आप वेक्टर यानी कि सदिश, और कुछ कुछ बेसिक बातें वेक्टर्स के बारे में यहां से सीख लेते हैं। हालांकि देखो वेक्टर टॉपिक जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं आया कभी भी रेलवे की किसी भी परीक्षा में, इससे बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं आया। इसमें से केवल ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि ये राशि कैसी है, भाई सदिश है या अदिश है। तो वो तो हम हर एक राशि के साथ सीख ही रहे हैं कि ये राशि सदिश है या अदिश है। बाकी इसका सेपरेट चैप्टर भी है, तो पूछा कभी कुछ नहीं गया। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, कभी कुछ नहीं पूछा, इसलिए मैंने इसको कराया नहीं। बाकी कुछ बच्चों की डिमांड थी तो फिर इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से जितना संभव है उतना कर लेते हैं, जितना तुम्हारे यहाँ पूछा जा सकता है। तो सदिश राशियां तो सभी जानते हैं कि अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मानो मुझे 2 चीजें दी जाती हैं, एक तो दिया जाता है फोर्स यानी कि बल, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो बल का मतलब मुझे बल दे दिया कि 3I + 5J + 3K। भैया आई जे के क्या बवाल है, सुनो। आई जे के सिर्फ क्या बताता है कि जैसे मानो ये मेरे पास एक रिमोट है, तो आपके यहां संभव कितनी दिशाएं होती हैं? 3 दिशाएं। कहां देखेंगे आप? कमरे के कोने को देखो, आपके यहां जो भी कमरा हो उसके कोने को देखो आप। ये कमरे का कोना है, तो एक साइड तो ऐसे होगी उसकी, इसको बोलो x। एक साइड ऊपर की तरफ होगी, इसको बोलो y, और एक साइड ऐसे होगी, उसको बोलो z। या आप इधर की तरफ बैठे हो सकता है आपके कमरे में ये साइड हो, उसको बोलोगे आप z। ठीक है, तो 3 दिशाएं हैं। अब किसको x, किसको y, किसको z बोले, जिसको तुम्हारा मन करे, ये फिक्स नहीं होता। x और y में फिक्स होता है, तीनों में कोई फिक्स नहीं होता, किसको x बोले, किसको y बोले, किसको z बोले। तो x, y और z को ही वेक्टर्स में हम i, j और k बोलते हैं। ऐसे मानो कि x को i बोलते हैं, x को i बोलते हैं, y को j बोलते हैं, z को k। ये फिक्स नहीं है, मैं तो इसको x कह दूंगा,
मैं तो इसको एक्स कह दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको वाई कह दो, कोई इसको वाई कहता है, वो कोई समस्या नहीं है। अब एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति इस रिमोट पर केवल एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, तो ये एक्स में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस पर ऐसे बल लगाएगा, मान लो मैं इसको वाई कह रहा हूं, तो ये वाई में जाएगा। ये भी वाई है, ये भी वाई है, ठीक है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। कोई व्यक्ति अगर इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा ऊपर या नीचे, तो मैं कहूंगा भैया ये जेड में जा रहा है। लेकिन अगर तीन लोग तीनों दिशाओं में बल लगा रहे हों ऐसे करके, देखो ये केवल एक्स है, ये केवल वाई है, एक आदमी ऐसे फोर्स लगा रहा है और ऐसे फोर्स लगाता हुआ वो इसको ऐसे भी ले जा रहा है, समझ रहे हो? ऐसे तो ले जा रहा है और वो साथ में ऐसे अंदर भी ले जा रहा है, ऊपर भी ले जा रहा है, साथ में अंदर भी ले जा रहा है। तो तीनों दिशाओं में एक साथ फोर्स लग रहा है कि नहीं है? तीनों दिशाओं में एक साथ फोर्स लग रहा है। तो ये इक्वेशन जो आपने कभी देखी हो मैथ्स में, वो क्या बताती है कि किसी वस्तु पर एक्स दिशा में 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वाई दिशा में 5 और जेड दिशा में 3 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। ये मैंने अपनी तरफ से मानी है, आप चाहे जो इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई फोर्स की एक इक्वेशन। अच्छा, कोई हमें एक इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की देता है, विस्थापन की देता है, जिसको मैं आर से दिखाऊंगा, और मैं मान लो ये कह रहा हूं कि एक्स दिशा में इसमें 3 का विस्थापन हुआ, वाई दिशा में इसमें 2 का विस्थापन हुआ और जेड दिशा में इसमें 4 का विस्थापन हुआ। ऐसा मैंने मान लो कह दिया, ठीक है, कि भैया तीनों दिशाओं में अलग अलग विस्थापन हुआ है, सही है। अब देखो एक बात कि अगर हम एक राशि देखें जिसका नाम है कार्य, तो बताओ कार्य क्या होता है? आप कहोगे भैया कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बोलो क्या मैं सही कह रहा हूं? कार्य क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अगर मैं एक राशि देखता हूं कार्य, तो कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये दोनों सदिश राशियों से मिलकर कार्य एक अदिश राशि आता है। ये भी बात मैं सही कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर हम राशि देखें टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण, अगर हम राशि देखें बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होती है? बल गुणा बल की दिशा में या लंबवत दूरी, भाई ऐसी तो बोलते हैं हम, बल गुणा लंबवत दूरी। मैं सिंपल इसको दूरी कहता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये राशि कैसी है? तो आप कहोगे ये तो सदिश राशि आती है, यानी कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी आती है, यानी कि दो राशियों को मिलने से अदिश राशि भी बन सकती है, सदिश राशि भी बन सकती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब ये उसको समझ में आएगी जिसको ये फॉर्मूले अच्छे तरह से आते होंगे कि इन दोनों से सदिश भी बन सकती है, अदिश भी बन सकती है। भाई इन दोनों का यूज करके कार्य निकालोगे तो वो अदिश राशि आएगी, इन दोनों का यूज करके बलाघूर्ण निकालोगे तो वो अपने आप ही सदिश राशि आएगी। तो यहां तक बताओ कि आपको क्या समझ बन गई है। इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन एक्स में है, कौन वाई में, कौन जेड में, कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा। बस ये समझाने के पर्पज से है, मतलब समझने के पर्पज से जरूर आना चाहिए कि आखिर आई जे के होते क्या हैं। ना तो हम बस गुणा भाग तो सीख लेते हैं, मैथ तो सीख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ पाता कि आखिर इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो एक बार बताइए कि इतना समझ में आपको आ गया? तो चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। देखो सिंपल सी बात यह है कि दो राशियों के योग से, मतलब दो राशियों के मिलने से या तो एक अदिश राशि बन सकती है या तो एक सदिश राशि बन सकती है, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर आपको इतनी गहराई में नहीं समझ आ रहा तो सिंपल फिर मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं कि देखो ये होती है डॉट प्रोडक्ट और ये होती है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यहां तक कोई सवाल नहीं पूछेगा, अगर आपको नहीं भी समझ में आई तो काम 100% चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बस यहां के बाद का समझ में आ जाना चाहिए। इतना आपको सवाल में मिलेगा। आपसे पूछेगा कार्य बताओ, आप क्या कर देना, एफ को पहले रख देना, आर को बाद में। एफ क्या है, आप कहना 3i प्लस 5j प्लस 3k, और याद रखना ये डॉट है, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉट गुणन, इसको बोलते हैं डॉट गुणन। और आर क्या है, आर है 3i प्लस 2j प्लस 4k, ऐसे करके दे देगा आपको। आपको बस डॉट गुणन के कुछ रूल याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, डॉट गुणन में आपको याद रखना है कि i का i के साथ 1 हो जाएगा, j का j के साथ 1 और k का k के साथ 1। लेकिन अगर तुमने कहा कि आई जी दूसरी जाति के साथ शादी कर लो, ये कहेगा नहीं। जे जी दूसरी जाति के साथ शादी कर लो, नहीं। के जी दूसरी जाति के साथ शादी कर लो, नहीं। तो इनकी गुणा केवल आपस में हो पाती है। तो जैसे देखो गुणा में कैसे करते हो तुम, सबसे सिंपल है, आई की बस आई में करो, जे की जे में करो, के की के में करो। तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, और आई डॉट आई 1 बन जाएगा, इसको भूल जाओ। जे की जे में करो, 5 दूनी 10, और के की के में करो, 3 चौक 12। तो 12 10 22, 22 और 9 31, खत्म। ये तो आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। 31 आ गया, सबको समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ नहीं आया कुछ भी तो कोई जरूरत नहीं है, आप उसको भूल जाओ। बस आप ये देखो, आपको ये प्रश्न मिलेगा, आपसे कहेगा इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालो, इनका सदिश गुणन निकालो, और सदिश गुणन ये आ जाएगा। इस पे आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन कुछ बच्चों ने लगातार क्लास में बोला, ग्रुप में बोला कि जी वेक्टर टॉपिक है, वेक्टर टॉपिक है, उसे करा दो। तो मैं आपको करवाई दे रहा हूं, हालांकि इस पे आज तक सवाल कोई नहीं पूछा गया। तो अगर आपको बहुत गहराई समझना है, सिर्फ ये तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे इनकी गुणा करनी है। नहीं यार, वीडियो तो नहीं रुक रही है। तो एक बार बताइए कि क्या आपको चीजें समझ आ गई। अब बताइए, उतना छोड़ो, क्या आपको डॉट गुणन समझ में आ गया? अगर हां तो फिर बताइए, एक और सवाल मैं आपको दूं। चलो एक और सवाल देख लेते हैं। अगर आपको डॉट गुणन समझ में आ गया तो मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें बल की वैल्यू है 5i माइनस 2j प्लस 3k, और आर की वैल्यू है 2i माइनस के 5j प्लस के 3k, ऐसे मान लो। अब आप कार्य बताओ इसमें, ये इसकी वैल्यू है। अब आप इसमें कार्य बताओ एफ डॉट आर लगा के। अब बताओ कितना आंसर आ जाएगा जल्दी से। चलो, इंटर कॉलेज में सभी ने रीड किया है। हाँ, रीड तो सभी ने किया है, लेकिन बस आपके साथ थोड़े है ना कि काफी समय आपको चीजों को छोड़े हुए हो गया। और इतना आप इंटर कॉलेज में भी बस इतना पढ़ते हैं सीधा सीधा, शायद ये बात आप वहां भी नहीं पढ़ते। कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज की गहराई में जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको इसका वास्तविक मतलब समझ आ गया तो फिर आपको और आनंद आएगा इसमें। तो आपको सभी को समझ में आ गया और सभी ने आंसर भी करना शुरू कर दिया। चेक कर लेते हैं सही आंसर है या गलत है। एफ की वैल्यू है 5i माइनस 2j प्लस 3k। और देखो बहुत शॉर्ट बताऊं मैं कैसे करना है। अगर बोल दे डॉट प्रोडक्ट है, 5 की 2 में करोगे 10 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, जे की जे में करोगे 2 पंजे 10 हो जाएगी, के की के में करोगे 9 हो जाएगी, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। सभी का आंसर 29 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 10 10 9, जितेंद्र ने तो पूरा ही सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया 29। बहुत बढ़िया। तो ये फिर भी आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी मशक्कत हमें नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा इसको केयरफुली देखना। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वो ऐसे निशान लगा के दे या आपसे बोले कि क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, यानी कि इनका सदिश गुणन बताइए, ठीक है। आपको ऐसे नहीं पूछेगा, मान लो आप एग्जैक्ट वैसे सही फॉर्मूला होता है ये आर क्रॉस एफ, लेकिन आपको देगा कि आर पहले है या एफ पहले, आपको सब कुछ दे देगा। बस आपको क्या करना है, जिन्होंने डिटर्मिनेंट पढ़ा है या जिनको अभी ध्यान है तो बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान से देखो, उनको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। बस आपको क्या करना है, यहाँ आई लिखना है, यहाँ जे लिखना है, यहाँ के, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद
सबसे पहले वाले के क्या क्या कंपोनेंट है। तो मान लो मैं इसे इस सवाल के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मुझे यही सवाल दिया गया है, ये सवाल। तो आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू है 3 और जे की वैल्यू है 2 और के की वैल्यू है 4। एफ की वैल्यू कितनी है 3, 5 और 3। मतलब वो तुम्हें देगा कि डॉट प्रोडक्ट निकालनी है या क्रॉस निकालनी है। मान लो हमें ये सवाल देके क्रॉस बोला गया है, ठीक है। चलो, एक भाई कह रहे हैं कि मेरी लाइब्रेरी में 5 लोगों की रुक रही है। तो भाई लाइब्रेरी का नेटवर्क चेक कर लो एक बार, मुझे नहीं लगता कि किसी के यहाँ कोई समस्या है, सभी का बढ़िया आ रहा है। उसके बाद देखिए आप यहां से क्या करें, एक आई लिखो, आई और प्लस है तो प्लस लिख लो। उसके बाद क्या करो कि आई के नीचे के जो भी एलिमेंट हैं उनको छुपाओ और आई के सामने के एलिमेंट को छिपा लो। कितने एलिमेंट बच गए, ये बच गए 4 एलिमेंट, ठीक है। चारों की कर दो क्रॉस गुणा कैंची की, ऐसे और ऐसे। क्या होगी 2 3 6, ये माइनस का साइन लगाओ और 5 चौक 20, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का है, पहले इनकी गुणा करो फिर इनकी गुणा करो, बीच में माइनस का साइन। आई के साथ प्लस हमने लिखा, जे के साथ माइनस लिखेंगे, हमेशा आना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि आई के नीचे के एलिमेंट छिपा लो, और मतलब जैसे जे के साथ किया था ना, आई के साथ किया था, अब ऐसे ही जे के साथ कर दो कि जे के नीचे के एलिमेंट छिपा लो और जे के सामने के एलिमेंट छिपा लो। कौन बचे 3 3 9 माइनस 3 चौक 12, ठीक। फिर के साथ प्लस आएगा, अब यही काम के साथ करना है कि के नीचे के एलिमेंट छुपा लो, ये छुप गए, और के सामने के एलिमेंट छुपा लो। अब कौन कौन बचे भाई, अब बचे 3 पंजे 15, माइनस आएगा ही आएगा, और 3 दूनी 6। तो क्या बच गया, 6 में से 20 गए तो माइनस के 14, 9 में से 12 गए माइनस के 3, ठीक है। सॉरी, एक दोबारा लिखते हैं, ऐसे लिख लो, ये कितने बचेंगे, 6 में से 20 गए तो माइनस के 14, ठीक है। 9 में से 12 गए तो माइनस के 3, और 15 में से 6 गए तो ये बचेंगे 9। अब देखो प्लस माइनस, माइनस ये हो जाएगा 14 आई, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3 जे, और प्लस के क्या हो जाएंगे 9 के, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो कि यहां पर हमने देखा फाइनल आंसर में कोई भी आई जे के नहीं आया, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, तो वो हमें दिशा की जानकारी देगा भी नहीं। लेकिन ये एक सदिश राशि है तो ये अपने साथ दिशा की जानकारी भी रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके सॉल्व करने का तरीका। आपको ना भी समझ में आता हो कि किसके साथ के आया किसके साथ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में बस आपसे ये चीज पूछी जाएगी, आपको ये दे देगा एफ और आर देगा, ये बोलेगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, आपको बस ये कैलकुलेशन सिंपल सिंपल करनी है, ठीक है जी। तो लिफ्ट का टॉपिक तो ठीक है, इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिन जिनको बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा है तो घबराए नहीं इसको लेके। अब हमारे पास थोड़ा समय है, बच्चों की डिमांड रहती है, तो थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं कि भाई चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 मिनट में कोई समस्या नहीं आ रही है, ठीक है। इनको कभी ऐसे मत करना कि सबको जोड़ घटा दो, नहीं, ये आई जे के की फॉर्म में ही आंसर करने हैं, इनको कभी मत घटाना जोड़ना। तो अमित बहुत बढ़िया आंसर है आपका। चलो, तो एक बार बताएंगे सभी को समझ में आ गया। ये सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, और ऐसा आप सभी ने अवश्य ही 12th क्लास में पढ़ा होगा। भाई कोणीय संवेग पढ़ा दिया गया है यार सूरज सिंह, आप बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कोणीय संवेग हो चुका है मेरे शेर। हमने 2D मोशन में नहीं पढ़ा था एल बराबर आई ओमेगा, वो कोणीय संवेग था एल। हमने पढ़ा था टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी, वो कोणीय संवेग ही था, एल वहां हमेशा कोणीय संवेग था, और उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री की हुई है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद डिग्री में भाई बीटेक में गेट वेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो हम गेट के हिसाब से थोड़ी ना सिलेबस को लेके चल सकते हैं। डिप्लोमा में आप जेई की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से थोड़ी सिलेबस जाएगा, ये तो एएलपी और टेक्नीशियन के हिसाब से जाएगा ना। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम पे क्लास लेने बैठ जाऊं, कोणीय संवेग पे क्लास लेने बैठ जाऊं, तो 4 दिन खत्म नहीं होंगे।
मैं सदिश पे क्लास लेने बैठ जाऊं 6 दिन खत्म नहीं होंगे। तो हमें हर वो टॉपिक थोड़े ना पढ़ना है कि जो आता ही नहीं है, या टॉपिक जो कम भी आता है उसको बिल्कुल पूरा ही थोड़ी पढ़ना है। फिर आपका बैच लेने का क्या लाभ? फिर तो आप किताबों से ही पढ़ लो, किताबों में उलझे हुए रह जाओ। तो मैं आपको हर चीज उतनी पढ़ा रहा हूं, उतनी करवा रहा हूं जितना कि उसकी वाकई आवश्यकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक से सवाल थे, सभी को ये समझ में आ गया। देखो अब वेक्टर को जैसे विवेक कह रहे हैं पूरा ही पढ़ा दो। भाई एक काम कर लो कि यहां हर तरह का बच्चा है, ठीक है, और वेक्टर अगर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता तो मैं अवश्य पढ़ाता। फिर मैं ये परवाह नहीं करता कि यहाँ पे बच्चों को एक बार में समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ चलो 1 महीने समझ में आएगा, 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा। उस टॉपिक को मैं 4 क्लास भी लगा दूंगा, 4 घंटे भी वेस्ट कर लूँ, आपके भी मेरे भी, और वेस्ट नहीं, वो तो यूज हो रहे हैं। लेकिन जो टॉपिक आना ही नहीं है, प्लस वो बच्चों को कम भी समझ में आएगा, आना नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ऊपर से वो परेशान करेगा बाकी बच्चों को। चलो विवेक सिंह तुम कह रहे हो बार बार पढ़ा दो उसको, मैं आप एक के चक्कर में भाई बाकी को कैसे परेशान कर दूंगा। आप क्या करो, जिसको देखो, ये मैं कह रहा हूं ये सफिशिएंट है आपके इस बैच के लिए, सफिशिएंट है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक काम कर लो आप कि डिफेंस चैनल पे जाओ, RWA डिफेंस, और RWA डिफेंस में जाओ और वहां पे मैंने एयरफोर्स के लिए सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, आप वहां से कर लो। एयरफोर्स वेक्टर डाल देना, रोजगार विधन की डिफेंस एयरफोर्स फिजिक्स वेक्टर ऐसे लिख देना, एयरफोर्स फिजिक्स वेक्टर, और वहां से आपको जितना एडवांस लेवल चाहिए वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा विवेक जी कि बाकी बच्चों को जो टॉपिक समझ में नहीं आए या वो पेपर में नहीं आए तो फिर क्या लाभ है उसका। अगर आप एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हैं, मैं हमेशा आपकी जो उत्सुकता है उसकी कदर करूंगा और आपको तरीका बता रहा हूं, आप यहां से पढ़ लो आराम से, बिल्कुल फ्री में है यूट्यूब पे, खूब एडवांस लेवल है। ठीक है, चलिएगा, तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नया चैप्टर है और उसमें हम सीख रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। एक भैया कह रहा है लाइट नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। मैं जो आपका तरीका लेके चल रहा हूँ ना सिलेबस का, ये वो तरीका है जिसमें हर एक पिछला चैप्टर अगले से लिंक रखता है। यानी कि हमें अगर अगले चैप्टर को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें जरूरी हैं तो वो पीछे पूरी क्लियर हो जाएं। मैंने चैप्टर्स को ऐसे सेट किया है कि ऐसा कभी ना आए कि किसी चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि वो हमने कभी पीछे नहीं पढ़ी हो। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जब अपने समय पे आएगा तब हम लाइट को भी पढ़ रहे होंगे। तो कल मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद।